नमस्कार। मैं वैद्यश्री प्रसाद बावड़ेकर पुणे से आज चरक संहिता के इंद्रिय स्थान का परिचय कर लेंगे। चरक संहिता अपने आप में एक महान संहिता है। जितना भी बोला जाए, जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी लिखा जाए उतना कम ही है। इतने साल हो गए लेकिन उसकी गरिमा को कुछ आँच नहीं आई है, या ऐसे लगता नहीं कि अभी इसकी कुछ उपयुक्तता नहीं रही। जो चरक जी कहते हैं, यदिहासि तदन्यत्र यन्नेहासि न तत्क्वचित्, ये वास्तव रूप में चरक संहिता में प्रत्येक श्लोक में दिखाई देता है। एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि इस जन्म में तो मेरा चरक संहिता पढ़ना पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे अगला जन्म भी अगर मिले तो चरक संहिता पढ़ने के लिए ही मिले। ऐसी एक उसकी महत्ता है, अपनी एक गरिमा है। हर एक स्थान, हर एक श्लोक, हर एक अध्याय अपने आप में एक बड़ा निधि है। तो ये ट्रेजर हंट करने की ज़रूरत है। तो अलग अलग विषयों पर बातें होती रहती है। ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए बातें होती रहती है, इसलिए मैं आज व्यावसायिकों के लिए कुछ ज़रूरी होने वाली चरक की बातें, उसमें भी ये इंद्रिय स्थान, इस पर कुछ बातें करूँगा। ये इंद्रिय स्थान अपने आप एक बहुत ही अलग स्थान है चरक का। हमारे यहाँ के पुणे के मेरे मित्रवर है, कुछ ऑन्को स्पेशलिस्ट है, कुछ कार्डियक स्पेशलिस्ट है, कुछ किडनी स्पेशलिस्ट है। इन सभी का एक कहना है कि यह ज़रूरी नहीं कि आप किस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। प्रैक्टिस सफल होने में एक बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस पेशेंट को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि इसका इलाज हो नहीं सकता, अपनी भाषा में प्रत्याख्यान कहते हैं। तो ये ज़रूरी है, अन्यथा आपकी बदनामी, अपकीर्ति हो सकती है। और ऐसा मैंने अनुभव भी किया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, सुपर कंसल्टेंट है, तो वो अत्यंत आत्मीयता से बताते हैं कि अभी इसका हो नहीं सकता, इतने दिन उसके बचे, करना है तो कर लेते हैं हम, फिर भी ठीक नहीं हो सकता। यह कहना भी ज़रूरी है। उसके कारण अलग अलग है, उसमें चर्चा हम नहीं करेंगे। और उसी में से मेरे एक सीनियर, ज्येष्ठ हमारे पुणे के डॉक्टर है, सीनियर है, प्रोफेसर है, वो तो इंद्रिय स्थान से इतने प्रभावित है। उन्होंने तो खैर भाषांतर ही पढ़ा है चरक का, लेकिन बहुत ही प्रभावित है। और बहुत साल से मेरे पीछे पड़े कि तू ये इंद्रिय स्थान मुझे सिखा ले। अब व्यस्तता उन दोनों की, उनकी मेरी इतनी है, और वो इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं कि मेरी अभी इतना दारिष्ट्य नहीं हो रहा है उनको सिखाने का। पर उनकी एक ज़रूरत है। वैसे बोलते कि अरे ये हमारे लोगों को भी सिखाने की ज़रूरत है, यानी कि एमडी पीडियाट्रिक्स करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी। तो ये उनकी एक अपनी चरक पर एक भक्ति है, अपनी सोच है, परखी हुई है। ऐसे नहीं कि ऐसे ब्लाइंड फेथ जिसको कहते हैं वैसे नहीं है, परखी हुई है। उन्होंने देखा है कि अरे चरक ने इतनी सालों में जो पूर्व में जो कहा है वो अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है।
तो जरा इंद्रिय स्थान पर नज़र डालते हैं। इंद्रिय स्थान का मतलब है अरिष्ट लक्षणों की सूचना। नियत मरण ख्यापक लिंगम अरिष्टम, जिससे मरण का निश्चित बोध होता है, ऐसे लक्षण को अरिष्ट लक्षण कहते हैं। तो क्यों कहा गया है ये लक्षण? आयुष्य प्रमाण विशेष ज्ञानार्थम अतुर्गत। सामान्य लोगों को, स्वस्थ लोगों की आयुष्य की प्रमाण की चर्चा विमान स्थान में और शरीर में की गई है, लेकिन जो व्याधित है उनके आयुष्य का प्रमाण कितना हो, ये जानने के लिए, कितना हो सकता है ये जानने के लिए इंद्रिय स्थान लिखा गया है। ऐसी चरक की अपनी मान्यता है। तो शुरू करते हैं, एक एक अध्याय का थोड़ा थोड़ा परिचय कर लेते हैं। तो पहले ये शुरू बताते हैं कि ये जो अरिष्ट लक्षण हम बता रहे हैं उसमें कुछ पुरुष संश्रित होते हैं, कुछ पुरुष अनाश्रित होते हैं। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि पुरुषगत लक्षण होते हैं और कुछ लोकगत लक्षण होते हैं। जो पुरुष में संश्रित नहीं होते वो लोकगत होते हैं, और पुरुष संश्रित जो होते हैं उसको भी बोलते हैं कि ये प्रकृतितः होते हैं, विकृतितः होते हैं। और ये जो विकृति है वो 3 प्रकार की होती है, ऐसा कहते हैं। 3 प्रकार की विकृति होती है। एक होती है लक्षण निमित्ता, यानी कि शरीर में दैव से ही कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और वो यथाकाल अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जन्म से ही हो, जन्म के बाद भी हो सकता है। तो और यथाकाल अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसको बोलते हैं लक्षण निमित्त विकृति। अब कुछ होती है लक्षण निमित्त विकृति, जो उसका निदान घटित हुआ है और निदान घटित होने के बाद एक एक अवस्था में जाकर उसका परिपाक रूप ये विकृति दिखाई दे। जैसे कि कैंसर में हम देखते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान करता रहता है, हेतु इतना चला जाता है कि संप्राप्ति का एक एक टप्पा होकर वो अंतिमतः अरिष्ट लक्षण में चला जाता है, भेद लक्षण के बाद। और तीसरा जो है ये निमित्त रूपा विकृति, उसको कही जाती है। ये केवल रिष्ट सूचक लक्षण होते हैं, ये जन्म से परिपाक नहीं होता, लेकिन एक व्याधि का एक अवस्था की आती है कि जो व्याधि के एक जो कैनवास रहता है उसमें नहीं आते, पर रिष्ट लक्षण ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसको कहते हैं निमित्त रूपा, जो व्याधि के प्रभाव क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होते या किसी निदान का परिपाक भी नहीं होता, थोड़े अलग ही रहते, तो ऐसे लक्षण। तो शुरू करते हैं, पहले वर्ण और स्वर बताते हैं। वर्ण प्राकृत कितने होते, अभी ये प्राकृत वर्ण विकृत वर्ण स्वस्थ और व्याधित दोनों को हम इसका अतिरेक करते हैं। उसके बाद स्वर की सूचना देते हैं। अब यहाँ देखने लायक है कि कुछ भाग उन्होंने लेशुक तो छोड़ा है, लेशुक तो यानी कुछ बात कही है और बाकी सब आपको सोचना है, इसको कहते हैं लेशुक। पूरे अध्याय में ऐसा है, यानी कि पूरे स्थान में। तो वर्ण की चर्चा और स्वर की चर्चा पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में गंध की चर्चा और रस की चर्चा, तीसरे अध्याय में स्पर्श से होने वाले लक्षणों की चर्चा, चौथे अध्याय में स्पर्श का अगला जो भाग आता है यानी कि इंद्रियों की परीक्षा, उसकी चर्चा, इंद्रियानिक बोलते हैं उसको। पांचवें अध्याय में पूर्व रूप में दिखाई देने वाले अरिष्ट लक्षण, इनकी चर्चा। छठवें अध्याय में कतिमानी इंद्रियाणी नाम है उसका, उनको जब ये लक्षण ऐसे है कि जब रुग्ण रूपावस्था में जाता है या एडमिट हो, नहीं तो उसके घर पे हो, ऐसी चर्चा।
अब ये थोड़ा देखने लायक होता है। ऐसे बहुत सारे अरिष्ट लक्षण हमें दिखाई देते हैं। एक दो बताता हूँ, समय नहीं। जैसे कि रुग्ण है, एडमिट है या घर पे है और बोलते हैं कि कल तक तो कुछ नहीं मांग रहा था, आज बोला मुझे ये पेड़ा खाना है या आम खाना है, और इतनी आनंद से उन्होंने वो पेड़ा खाया, थोड़े आम भी खाए और बस आज सब वे चले गए। तो ये रूपावस्था में होने वाले लक्षण हैं, अरिष्ट लक्षण। इसमें पेशेंट एडमिट रहता है और कुछ पूर्व रूपावस्था में दिखने वाले लक्षण हैं जो पहले अध्याय में कहे गए थे, जो मेरे अनुभव के मैं बताता हूँ। तो पेशेंट ऐसे हाथ से कुछ आकृतियाँ बनाने लगता है, घर पे हो या बेड पे हो हॉस्पिटल के, तो ऐसे ऐसे हाथ से कुछ आकृति बनाता है। 1 2 4 5 रैंडम रहती है वो आकृति, लेकिन कुछ आकृति बनाता रहता है। ये मेरे हिसाब से एक पूर्व रूप में दिखाई देने वाला अरिष्ट लक्षण है, मेरे हिसाब से, मैंने जो देखा है। अभी 7वें अध्याय में उपद्रव रूप अरिष्ट लक्षण बताए, जिसमें छाया कैसी पड़ती है उसका विशेष विवरण किया है। भा और छाया का विवरण भी किया है। आसन्ना लक्ष्यते छाया, भा दूरात प्रकाशते, ये थोड़ा वर्णन है। उसके बाद ये तो छाया का हो गया। उसके बाद 8वां अध्याय आता है अवाक शिरसीयम। तो उसमें चक्षु, भ्रू, इन पर दिखाई देने वाले अरिष्ट लक्षणों का वर्णन होता है उसमें। आगे का अध्याय है 9वां यस्य शाव निमित्तीयम। तो उसमें हस्त और पाद पर दिखाई देने वाले लक्षणों का वर्णन है। उसके बाद आता है सद्यो मरणीय। यहाँ पे एक अलग ट्रैक शुरू हो गया, सद्यो मरणीय, यानी कि जो सद्य मरण बताते हैं। अभी ये काला मर्यादा भी सद्य यानी घंटे की नहीं है, दिन या हफ्ते की होती है, लेकिन सद्य, जैसे हम सद्यो स्नेहन कहते हैं ना, 3 दिन का स्नेहन यानी सद्यो स्नेहन, वैसे ही ये सद्यो मरणीय लक्षण है। इसके बाद 11वां अध्याय आता है, उसमें बोलते हैं अणुज्योतीय। अभी तो ये ट्रैक है, पहले तो ट्रैक हुआ कि एक एक लक्षण कैसा होता है, ये एक अलग से ट्रैक आ गया कि सद्यो मरणीय लक्षण। और उसके बाद आता है 11वां अध्याय, उसमें अणुज्योतीय इंद्रिय कहते हैं उसको। तो इसमें काल विशेष बताया गया है। और इसमें एक अलग बात ऐसी है कि धन, शोभा, भक्ति आदि भावों के आने जाने का भी वर्णन है। ये थोड़ी अलग बाब है, अलग चर्चा है। सामान्यतः ऐसा होता है कि हम जब रुग्ण देखते हैं तब ये बातों पर इतना गौर नहीं करते, ज़रूरत भी नहीं होती है। और जब आप क्रिटिकल पेशेंट देखते हो तब ये भी अगर जाते जाते देख लेते हो तो अच्छा है। और ये अंतिम अध्याय जो आता है 12वां, उसको कहते हैं गोमय चूर्णीय अध्याय। अभी इसमें दूत जो आता है आपको बुलाने के लिए, उसके अनुसार कुछ अरिष्ट लक्षण बताई दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैद्यों के अनुभव भी है। तो दूत किस दिशा से आया, कौन से समय में आया, किस अवस्था में आया, इस पर भी रुग्णों का अरिष्ट लक्षण होता है, ऐसी एक चरक की मान्यता है। और अनुभव बहुत सारे वैद्यों का ऐसा है कि ये लक्षण दिखाई अभी भी पड़ते हैं। अब थोड़ा ऐसा है कि दक्षिण दिशा, वाम दिशा, उत्तर दिशा, इन थोड़ों का परिवर्तन हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल गया है। पर तत्वतः ये लक्षण अब भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे वैद्यों का मानना है। मेरे गुरुजी वैद्यराज कोलटकर हो
या सांगली के ज्येष्ठ वैद्य दातार गुरुजी हो, दातार गुरुजी ने तो उनके एक पुस्तक में ये डॉक्यूमेंट भी किया है। तो ऐसे सीनियर वैद्यों का ये अनुभव भी है। हमारे पुणे में वैद्य लावगनकर जी है, उनका एक इस पर अधिकार माना जाता है अरिष्ट लक्षणों पर। जितने भी हमारे पुणे के लोगों को अगर समस्या आती थी तो ज़रूर उनको पूछने जाते थे, सीनियर लावगनकर जी को। तो ये ऐसा 12 अध्याय का एक विवरण है। अब देखिए इसकी विशेषता देखिए। तो सही मायने में आपने रुग्ण देखे हैं तो आपको ये विशेषता पता चलेगी। ऐसा है कि अध्यायों का जो क्रम है वो बिल्कुल एक क्लिनिकल क्रम आपको दिखाई देगा। जैसे कि पहले रुग्ण दिखाई पड़ता है तो वर्ण का वर्णन है, उसमें उसका आवाज़ सुनाई देता है तो स्वर का वर्णन है, उसके ज़रा नज़दीक आता है या हम जाते हैं तो गंध का वर्णन है, उसके बाद हम उसकी परीक्षा करते हैं तो स्पर्श का वर्णन है, स्पर्श करते करते एक क्रम से हम इंद्रियों की पहचान करते हैं, उसके बाद बाकी सामान्य अरिष्ट लक्षण आप अब तक बताया। अब इसका काल विशेष बताते हैं और उसमें भी मानस भावों का अंतर्भाव करते हैं। इंद्रियों की पहचान बताई और बाकी जो अध्यायों में सामान्य अरिष्ट लक्षण बताए, उसका काल विशेष भी बताया और उनमें भी काल विशेष में भी मानस भावों की चर्चा की कि सिर्फ शारीरिक भावों पर नहीं होते निर्भर ये अरिष्ट लक्षण। मानस भाव या पुरुष अनाश्रित भाव जैसे कि भक्ति, शोभा, धन, ये थोड़ी अजीब लगने वाली बातें हैं पर ये होता है, देखा है हमने, आपने भी देखा होगा या देखेंगे, आगे चलकर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। तो ये और अंत में करते हैं दूत की चर्चा। हमारे पुणे में एक वैद्य थे, अभी उनका देहांत हो गया, लेकिन वो दूत की नाड़ी भी देखते थे। अभी मेरा उनका ज़्यादा परिचय नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं कर सकता। उनकी शिष्य परंपरा है, वो ज़रूर करेंगे, उस पर बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो दूत की नाड़ी देखकर रुग्णों के बारे में कुछ न कुछ अपना निदान हो या चिकित्सा हो कर लेते थे। आयुर्वेद के बाहर भी कुछ ऐसे लोग मैंने सुने हैं, ना कि देखे हैं, कि वो कहते हैं कि रुग्ण की आप एक किसी वस्तु, रुमाल हो या टॉवेल हो या उसका शर्ट हो, वो लेके आओ और उसके अनुसार हम उसके अंतिम समय का कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे कुछ लोग मैंने सुने हैं, देखे नहीं है, मिला नहीं किसी से, सुने हैं। उस पर भाष्य करना मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि वो वैद्य नहीं है। तो जो वैद्य नहीं है अपनी उनकी आध्यात्मिक ताकत हो सकती है, मुझे उस पर भाष्य करने का कोई अधिकार नहीं। मैं एक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था, फिर भी मुझे ये अरिष्ट लक्षण का एक पहले से ही आकर्षण रहा है। तो जितने भी मेरे साथ के कंसल्टेंट थे मॉडर्न के, ये जो ऑंको वाले थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, नेफ्रोलॉजिस्ट थे, सब मेरे दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं। तो उनको मैंने कहा था कि अगर आपके पास ऐसा टर्मिनल पेशेंट आ जाते तो मुझे कृपया दिखा देना। और उनकी अनुमति से मैं देखने जाता था, बाकायदा उसके लक्षण की टिप्पणी करता था, उनसे चर्चा करता था कि आपके हिसाब से कितना रहा है। तो कुछ ना कुछ चर्चा हो जाती थी। आईसीयू में तो जब भी मेरी हफ्ते में 2 बार ओपीडी थी, तो ओपीडी के बाद में एक 10 मिनट का राउंड लगाता था आईसीयू में। हमारा एक 12 बेड का आईसीयू था हॉस्पिटल का, तो एक रैपिड स्कैन मारता था उसका, देखता था क्या है परिस्थिति उसमें, देखता था। कभी कभी अगर ज़रूरत हुई तो पूछ लेता था कि अभी इसका क्या होगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। अभी ऐसा है कि ये तो हमने देख लिया, अभी अरिष्ट लक्षण है तो छोड़ देंगे क्या? नहीं,
आयुर्वेद की मान्यता ऐसी है, दो मान्यता है कि दैवम पुरुष कारण्य दुर्बलम उपन्यते। जो पहले जो बताए लक्षण निमित्ता लक्षण निमित्ता, इसमें जो दैव से उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं उस पर तो आप मात कर सकते हैं पुरुष कार्य से, यानी आपकी चिकित्सा से। और इसके आगे जो चिकित्सा अध्याय आता है, इंद्रिय चिकित्सा, चिकित्सा स्थान शुरू होता है। उसमें चक्रपाणी जी कहते हैं पहले ही अध्याय में कि रसायन महेश्वर कृपा प्रसादादयो सर्वलोक मर्यादामपि अंतुम क्षमा। कि रसायन और महेश्वर की कृपा, इससे आप अरिष्ट लक्षण भी लांघ सकते हैं। अभी ये लांघ सकते हैं मतलब कुछ दिन के लिए आगे हो सकता है। और ये रसौषधि वाले वैद्य तो ऐसा दावा कर सकते हैं कि न दोषाणाम न दुष्याणाम, तो यावत कंठकर्ता पाणा तावत कुर्य चिकित्सितम। तो चरक की मान्यता और ये रसौषधि वालों की मान्यता और उनके अनुभव, इनका मेल करके हमारा एक अध्ययन अच्छी तरह से हो सकता है, जैसे मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। एक अनुभव मैं बताता हूँ। एक मेरे रुग्ण थे, ज्योतिषी थे, बड़े राजू ज्योतिषी, कहा कि मान्यता थी उनकी, कैंसर हुआ था। तो उन्होंने एक दिन मुझे पत्रिका दिखाई और कहा कि इस दिन मैं जाने वाला नहीं हूँ, ऐसी मेरी पत्रिका कहती है, आपको क्या लगता है? मैंने कहा कि आपका जो मेरा अभी जो मैंने परीक्षण किया है उसके अनुसार 6 महीने तक तो आपको कुछ होने की संभावना नहीं लगती। तो बोले चलो अच्छा है, ये मेरा लिखा है मैंने, ये आप बोले, तो अगर इस दिन में नहीं चला गया तो आपकी जीत होगी। तो मैंने कहा ये आयुर्वेद की जीत है, मेरी वैयक्तिक जीत नहीं है, आयुर्वेद की है। जो भी मैं कह रहा हूँ चरक की कृपा प्रसाद से ही कह रहा हूँ, मेरा थोड़ा अपना है। तो वो रुग्ण उसके बाद बिल्कुल जो उन्होंने तारीख तय की थी उसके बाद बिल्कुल 6 महीने तक रहे, यानी कि हमारी चर्चा होने के बाद भी 7-8 महीने वो थे। तो ये हमारी मान्यता है कि रसायन और महेश्वर कृपा प्रसाद ये कुछ अरिष्ट लक्षणों तक हो सकते हैं। तो ये दोनों मर्यादा और मान्यताओं का ध्यान रखकर हमें उसका अध्ययन थोड़ा कर लेना उपयुक्त होता है दैनंदिन प्रैक्टिस में। आगे या क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि नए बच्चे हैं या नए विद्यार्थी हैं, बच्चे मैं कह रहा हूँ जिनको डिग्री अभी तक नहीं मिली है उनको बच्चा कह रहा हूँ, बुजुर्ग वो भी अच्छे, पर वो क्या कर सकते हैं? तो जितने भी लक्षण यहाँ पे दिख रहे हैं वो अपने हॉस्पिटल में या किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर देख ले, उसका प्रत्यय कर ले। और भी कुछ उनकी मान्यता होगी, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनकी कुछ अलग अलग उनकी भूमिका रहती है कि अभी ये इसमें चला गया तो ये नहीं बचेगा, ये ऐसा होगा। वो उनको भी लक्षणों का एक समावेश करके अपना एक कोश बना ले। तो ये एक लेशोक्त या अनुक्त विचार हो सकता है। ये वैद्य भी कर सकते हैं, अपने एमडी वाले पीएचडी वाले विद्यार्थी भी कर सकते हैं, या अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी तो कम से कम प्रत्यय ले सकते हैं कि ये जो चरक ने कहे हैं लक्षण वो उपस्थित होता है कि नहीं। तो ये सब इंद्रिय स्थान की एक विशेषता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।